बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज पीर 6 मई है। इस वीडियो में बात करेंगे उस अहम तरीन फैसले के हवाले से जो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से तहरीरी सूरत में जारी कर दिया गया है। और हैरान कुन तौर पर इस दौरान जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने PTI के या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो मखसूस नशस्तें हैं उसके ऊपर अपना जजमेंट डिक्टेट करवाया सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 2 में, जहाँ पर यह समाअत हो रही थी, 3 रुकनी बेंचेस की समाअत कर रहा था। उसके बाद और तहरीरी फैसला आने के दरमियान वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, उनका बड़ा रद्द-ए-अमल जो है वो सामने आया। और उस रद्द-ए-अमल को आप यूँ समझेंगे एक तरीके से जस्टिस मंसूर अली शाह को, जो कि बेंच की सरबराही कर रहे थे और वो जजमेंट भी लिखवा रहे थे, और इस दौरान उनको एक तरीके से ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई, और वो भी पार्लियामेंट का हक जो है उसको जताते हुए कि पार्लिमान का हक जो है वो सलब ना कर लेना। एक अजीब व गरीब किस्म की उन्होंने मंतिक जो है वो पेश की। जो उनका रिएक्शन था, वो रिएक्शन क्या था, तहरीरी फ़ैसला क्या आया, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया है। एक बात जो है वो अचानक से चलना शुरू हो गई शहर इक़्तिदार में कि जैसे जो सुप्रीम कोर्ट से PTI को रिलीफ मिला है, एक अबूरी है, चाहे टेम्परेरी है, एक आर्जी है, लेकिन एक तरीके से उनके मौक़िफ़ की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चाहे वक्ती कहें लेकिन जीत हुई है। तो शायद ये किसी न किसी तरीके से किसी मज़ाकराती अमल का शाखसाना है कि PTI के कहीं बातचीत शुरू हो गई है इस्टेब्लिशमेंट के साथ या हुकूमत के साथ, और उनके लिए जो जुडिशरी है उसका हाथ नरम हो गया है। इसके हवाले से बैरिस्टर गौहर ख़ान ने जो रद्द-ए-अमल दिया वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं गुज़श्ता 2 वीडियोज़ में जो सुप्रीम कोर्ट की समाअत है, इनिशियली जो है वो क्या फ़ैसला डिक्टेट करवाया गया, मैं उसके ऊपर 2 तफसीली वीडियोज़ कर चुका हूँ। लिहाजा पहले ज़रा देख लेते हैं कि हुकूमत का रद्द-ए-अमल क्या आया, और फिर जो तहरीरी फ़ैसला है वो क्या जारी किया है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो मैं बैरिस्टर गौहर के हवाले से बात करूँगा। जो वफाकी वज़ीर कानून हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशस्तों के मुतल्लिक जो आज का अबूरी हुक्मनामा है, यानी कि 6 मई का, उस पर इज़हार तशवीश किया कि ये किस किस्म का अबूरी हुक्मनामा जो है वो सामने आ गया है। इससे आप एक चीज़ का तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो जो चमगोइयाँ चल रही थी, और आज़म नज़ीर तारड़ ने ख़ुद ही इसको कंफर्म किया था कि कोई टेन्योर फिक्स करने के हवाले से, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत जो है उसका तयन करने के हवाले से, और शायद मुमकिन तौर पर मौजूदा चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का टेन्योर 3 साल का करने के हवाले से, और फिर एक जो जजेस की तैनाती है और जो अदालती मामलात हैं उसके ऊपर एक जुडिशल पैकेज लाने की तैयारी हो रही है। तो ये जिस किस्म का रिएक्शन है, जो इज़हार तशवीश है, लगता यही है कि क्योंकि आइन वाला मामला जो है उसमें तब्दीली के लिए जो नंबर दरकार है वो नंबर अब अक्सरियत खो चुकी है। जो 2/3 की अददी अक्सरियत चाहिए होती है किसी भी पार्लियामेंट में आइन साजी करने के लिए, अब जो हुकूमती इत्तेहाद है उसका नंबर कम होकर 205 हो गया। उनको तकरीबन 19 से 20 वोट्स जो हैं वो मज़ीद दरकार थे कि वो आइन में रद्द-ओ-बदल कर सकते, वो जुडिशल पैकेज भी ला सकते थे। वो अगर 18वीं आइनी तरमीम के हवाले से कोई सूबों के पास जो माली मामलात हैं, इख्तियारात हैं, चाहे वो GST का मामला हो, उसमें भी मुमकिन तौर पर अगर कोई छेड़छाड़ करना चाहते वो कर सकते थे, लेकिन वो मामला जो है वो अब नंबर जो है वो उनके पास नहीं रहा। तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं वो ये फरमाते हैं कि ये आइनी तशरीह का मामला है। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी यही बात हुई कि इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन है, आइन की तशरीह है, वो करनी होगी। इसी वजह से ये मामला लार्जर बेंच के सामने भेजने के लिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 4 के तहत बनने वाली जो कमेटी है उस कमेटी के पास रेफ़र करने का कह दिया था। लेकिन आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि अगर वही समाअत करता 5 रुकनी बेंच तो ये मौजू होता। हालांकि ये मुकदमा जो है वो आर्टिकल 184(3) के तहत नहीं आया था, 185 के तहत आया था, और इस बात की क्लैरिफिकेशन हमने कमरा अदालत में देखा कि वो भी आ गई थी। फिर वो आज़म नज़ीर तारड़ साहब कहते हैं कि मुनासिब होता अगर लार्जर बेंच ही कोई अबूरी हुक्मनामा जारी करता, यानी कि उन्होंने एक तरीके से जो 3 रुकनी बेंच है, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, उस बेंच के फ़ैसला सुनाने के ऊपर भी एतराज़ उठा दिया। फिर आगे जो है वो कहते हैं कि पार्लिमान की कानून साजी के इख्तियार के मामले में हुक्म इम्तना के या इम्तना के हुक्म से गुरेज़
करना चाहिए था। यानी उन्होंने एक तरीके से जो पार्लियामेंट है, ज़ाहिर है कि उसका इख्तियार है कि वो कानून साजी करे, वो आइन साजी करे, यही काम होता है। और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के आपको याद है कि इसके ऊपर रिमार्क्स कि पार्लियामेंट का कितना इख्तियार है, वो उसके हवाले से भी तो उन्होंने वो पार्लियामेंट के इख्तियार का जो हक जो उनका हक है कानून साजी का, उस मामले में लाकर एक तरीके से कोर्ट को जो है वो ब्लैकमेल करने की कोशिश की कि देखें अगर आप इस किस्म का कोई फ़ैसला देते हैं तो ये तो स्टैम्पीड करने वाली बात है, जो पार्लियामेंट के इख्तियारात हैं उनको मजरू करने का जो है वो मामला हो जाएगा। हालांकि आप अंदाज़ा लगाएं कि जो कानून साजी है, कानून साजी के लिए जो नंबर दरकार है वो एक कंफर्टेबल नंबर मौजूद है। जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसके पास, उनको कानून साजी से कोई नहीं रोक सकता। और जो फ़ैसला डिक्टेट करवाया गया था कोर्ट रूम में वो बड़ा वाज़ेह था इस हवाले से कि जो ओवर एंड अबव नंबर है, यानी कि मखसूस नशिस्तें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज़, MQM भी दीगर जमातें जो हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल हैं, जो उनके इलेक्टेड कैंडिडेट्स के अगेंस्ट रिज़र्व सीट्स बनती थीं, वो उनको जो देने का फ़ैसला है वो बरकरार रहेगा, वो मेंबर्स बरकरार रहेंगे। सिर्फ वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोटे की नशिस्तें बनती थीं, फॉर एग्ज़ाम्पल 23 नशिस्तें कौमी असम्बली में बनती थीं, वो जो दी गई हैं, जो उसकी बंदर बांट हुई है, जो इन सियासी जमातों में वो तकसीम की गई हैं, वो रोकने का कहा कि वो लोग अपने वोट का एक्सरसाइज नहीं कर सकते, वो जाकर कानून साजी में या आइन साजी में वोटिंग का हक इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप अंदाज़ा लगाइए कि आज़म नज़ीर तारड़ जो है वो ये कहते हैं कि मुंतखब रुकन के कानून साजी के इख्तियार पद पर जद पड़ती हो तो ज़्यादा एहतियात बरती जाती है। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि मुल्क का वज़ीर कानून ये कह रहा है, सवाल यहाँ पर ये आया है कि वो लोग मेंबर ऑफ़ द हाउस हो भी सकते हैं या नहीं, क्या वो दुरुस्त तरीके से इस मुक़द्दस ऐवान का, कौमी असम्बली का हिस्सा बने हैं, या फिर ज़्यादती करके किसी और की नुमाइंदगी उठाकर इन जमातों ने आपस में बांट लिया है, माले गनीमत की तरह इसको ख़ुद में तकसीम कर लिया है। यानी वो अगर गलत साबित हो जाते हैं तो उनके वोट्स का क्या होगा, वो जो कानून बनाएंगे, वो जो आइन बनाएंगे, उसका क्या होगा अगर उसमें वो तब्दीली लेकर आते हैं। यानी कि अगर एक गलत बंदा, जिसको स्ट्रेंजर इन द हाउस कहते हैं, कि वो कौमी असम्बली के ऐवान में एक अजनबी की हैसियत रखता है, आज़म नज़ीर तारड़ साहब उस अजनबी के कानून बनाने के, आइन बनाने के हक़ की इतनी तरफदारी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ मामला ये है कि अगर यही लोग ये तमाम फ़ैसले कर लेते हैं और कल को पता चलता है कि ये तो इस ऐवान के रुकन ही नहीं हैं, तो वो तो सेनेट के इलेक्शंस में भी वोट डाल चुके, वो सदर का इंतखाब भी कर चुके, वो अपने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी इंजॉय कर लेंगे, तो उनका फ़ैसला मुअत्तल करना, तो इसके हवाले से ये आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि उम्मीद है कि हतमी फ़ैसले में पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला बरकरार रहेगा। तो इस उम्मीद का इजहार किया आज़म नज़ीर तारड़ ने कि जो फ़ैसला लिखवाया जा रहा है अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, क्योंकि अभी तक उस वक्त तक रिटन जजमेंट नहीं आई थी, तहरीरी फ़ैसला ऑर्डर ऑफ द डे जो है वो नहीं आया था, उस दिन का हुक्मनामा, तो उस वक्त आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने ये जो है वो रद्द अमल देकर ये तवक्को का इजहार किया, तशवीश का इजहार किया पहले, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को कहा कि ये तो हक़ आप जो है वो कानून साजी का हक़ है एक रुकन का, और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि उम्मीद ये करते हैं कि ये फ़ैसला तब्दील हो जाएगा। हतमी फ़ैसले में ये जो पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला मुअत्तल करना है, जिसमें जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उसकी प्ली रिजेक्ट हो गई थी और ये जो मखसूस नशिस्तें हैं ये बरकरार रही थी हुक्मरान इत्तेहाद के पास, वो बहरहाल फिर उसके बाद हमने देखा कि जो डिटेल्ड जजमेंट है वो जस्टिस मंसूर अली शाह का लिखा हुआ आया। मैं आपके सामने क्विकली जो है वो रख देता हूँ। तकरीबन वही है, इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो ज़ाहिर है कि मौजूद हैं ऐसी जो उस वक्त जो है वो गुज़श्ता 2 वीडियोस में मैं मेंशन नहीं कर सका। मंसूर अली शाह जो है उन्होंने ऑर्डर तहरीर करते हुए लिखा है कि जो लर्नड काउंसिल हैं, वकील हैं पटिशनर्स के, यानी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, फिर वो दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ख़वातीन हैं वो वहाँ पर मौजूद थीं, कमल शोज़े मौजूद थीं, उनके जो वकला हैं, पटिशनर्स हैं, उन्होंने ये सबमिट किया है, सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि जो रिज़र्व सीट्स ख़वातीन की और नॉन मुस्लिम्स की अलॉट की गई हैं मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बजाय, वो आर्टिकल 51(6)D और E के ख़िलाफ़ हैं आईन पाकिस्तान के, जो कि ये कहता है कि मुतनासिब नुमाइंदगी दी जानी चाहिए
ऑन द बेसिस ऑफ टोटल नंबर ऑफ जनरल सीट्स, इस बुनियाद पर कि एक सियासी जमात ने कुल कितनी नशिस्तें हासिल की हैं फ्रॉम द प्रोविंस कंसर्न्ड इन द नेशनल असम्बली, किसी भी सूबे से। और जब वंस अ पॉलिटिकल पार्टी हैज़ बीन अलॉटेड एलोकेटेड द सीट्स, रिजर्व सीट्स, जब उसको दे दी जाती हैं मखसूस नशिस्तें मुतनासिब नुमाइंदगी के हवाले से, जो बाकी नशिस्तें बच जाती हैं, यानी मुस्लिम लीग नवाज़ ने अगर 100 सीट्स जीती और 30% कोटा है, 30 सीटें दे दी जाती हैं और कोई भी सीट्स बाकी बच जाती हैं, वेकेंट रह जाती हैं, नहीं दी जाती किसी और जमात को, तो वो सीटें दोबारा उसी सियासी जमात को जिसको दे दी गई उसी में बंदरमाट नहीं की जा सकती, उनके अंदर दोबारा से सीटें बांटी नहीं जा सकती इन आइन के आर्टिकल्स के तहत। ये प्ली ली जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकला हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। साथ में जजमेंट में ये कहा गया कि जो लेटर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 25 अप्रैल 2024 को जारी किया, वो उसने ये तस्लीम किया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है वो एक पार्लिमानी पार्टी है जिसके कुल जनरल सीट्स की कौमी असम्बली में तादाद 82 है। लिहाजा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वो एंटाइटल्ड है, वो ये हक़ रखती है कि उसको मखसूस नशिस्तें मुतनासिब नुमाइंदगी के एतबार से आर्टिकल 51(6)D(E) और आर्टिकल 106(2)C आईन पाकिस्तान का उसके तहत दी जाएँ। इसके पैराग्राफ नंबर 2 में लिखा है कि दूसरी जानिब जो सिकंदर बशीर मोहम्मद हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील, उन्होंने ये कहा कि जो आर्टिकल 51 और आर्टिकल 106 है आईन पाकिस्तान का, उसमें रिज़र्व सीट्स जो है वो अलॉट की जाती हैं, एलोकेट की जाती हैं मुतनासिब नुमाइंदगी के निज़ाम के तहत सिर्फ़ उन सियासी जमातों को जिन्होंने जनरल इलेक्शन आम इंतखाबात लड़े होते हैं, उसमें हिस्सा लिया होता है और कम अज़ कम इन इलेक्शंस में एक सीट जो है वो जीती होती है, वो उनका कोई MNA जो है वो मुंतखब हुआ होता है या MPA मुंतखब हुआ होता है। और क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लिया और एक भी सीट नहीं जीती जनरल इलेक्शंस में, उसको एक सियासी जमात के तौर पर तस्लीम नहीं किया जा सकता आइन के आर्टिकल 51(6)D और E के तहत और आर्टिकल 106(2)C आइन पाकिस्तान का। वही जो आइन के आर्टिकल्स हैं उन्हीं का हवाला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने भी दिया, उन्हीं का हवाला जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील ने भी दिया। फॉर द पर्पज़ ऑफ एलोकेटिंग दिस रिजर्व सीट्स, लर्नड अटॉर्नी जनरल जो हैं AGP, उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील हैं उनकी कंटेंशंस का साथ दिया। उन्होंने कहा ये बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील, तो लेकिन उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह ने इसमें लिखा कि जो दोनों काउंसिल्स हैं ECP के और अटॉर्नी जनरल, इन दोनों ने फ्रैंकली इस बात पे कंसीड किया, तस्लीम किया इस बात को कि ये फर्स्ट इम्प्रेशन का केस जो है वो इन्वॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड दैट हैव नॉट बीन एड्रेस्ड बाय द कोर्ट अर्लियर, कि ये मामला जो है वो आइन की तशरीह का है, कोर्ट ने इस मामले पर आइन की तशरीह से पहले नहीं की। पैराग्राफ नंबर 3 में लिखा गया है कि जो सवालात जो एलोकेशन ऑफ रिजर्व सीट्स मखसूस नशिस्तें जो हैं वो देने का मामला है नेशनल प्रोविंशियल असम्बलीज़ में, वो बेसिकली मुतल्लिक है जो आइन की बुनियाद है, कॉन्सेप्ट है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या होती है, जो अवाम हैं उनका हक़ राय दही, उनकी आवाज़, उनकी नुमाइंदगी कैसे बनती है, ये कंपोजिशन कैसे होती है इन असम्बलीज़ की, जो डेमोक्रेटिक मैंडेट है, जो जमहूरी मैंडेट है, वो इस बात की रिक्वायरमेंट रखता है। उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि जो एलोकेशन है रिज़र्व सीट्स की मखसूस नशिस्तों की, उसमें जो नुमाइंदगी है, रिप्रेजेंटेटिवनेस है इलेक्टोरेट की, जो इंतखाब करने वाले, मुंतखब करने वाले लोग हैं, वो असम्बलीज़ में मुकम्मल तौर पर फेयरनेस के प्रिंसिपल, जो उसूल हैं शफाफियत के, ट्रांसपेरेंसी के, उसके मुताबिक होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि जो इलेक्शन है उनकी साख उसको प्रायोरिटी के ऊपर रखा जाए, उसकी इंटेग्रिटी को कायम रखा जाए, ताकि जो पार्लियामेंट तश्कील पाती है वो लोगों की, आवाम की विल को, उनकी मंशा को रिप्रेजेंट करती हो। पैराग्राफ नंबर 4 उसमें ये कहा गया कि लिहाजा ये लीव जो है ग्रांट की जाती है इस अपील के ऊपर, इसकी इजाज़त दी जाती है इन तमाम सवालात के साथ। फिर साथ ये कहा कि 3 जून को ये मामला दोबारा फिक्स होगा और जो पटिशन्स हैं और जो पटिशनर्स हैं
ان کو یہ بھی کہا گیا کہ جو اویلیبل ریکارڈ ہے جو آپ نے ابھی تک جمع کروایا ہے اس کی بنیاد کے اوپر ہوگا، لیکن آپ کو یہ آزادی دی جاتی ہے کہ اگر آپ مزید اضافی ڈاکومنٹس جو ہیں وہ اس ریکارڈ کا حصہ بنانا چاہتے ہیں جو پہلے نہیں دیے گئے وہ بھی آپ دے سکتے ہیں۔ اور پھر یہاں سے بہت امپورٹنٹ لاسٹ 2 پیراگرافس آتے ہیں جس میں جو درخواست تھی اعظم وزیر تارڑ صاحب کی کہ مائی لارڈ وہ تبدیل کر دیں، وہ سسپینڈ نہ کریں، ان کو ووٹنگ رائٹ جو ہے وہ برقرار رہے تاکہ یہ جو ووٹس ڈالنا چاہتے ہیں جس قانون سازی یا آئین سازی کے حق میں مبینہ طور پر وہ یہ کام کر سکیں۔ اس میں پیراگراف نمبر 6 ہے، اس میں یہ کہا گیا کہ جو CMA 2920/2024 نوٹس فار دا سیم ڈیٹ، اسی دن کی تاریخ جو ہے وہ رکھ دی گئی، اور یہ کہا گیا کہ ان دا مین وائل جو آپریشن آف دی امپنجڈ ججمنٹ آف دی پشاور ہائی کورٹ ڈیٹڈ 25/3/2024، جو 25 مارچ 2024 کو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تھا سنی اتحاد کونسل کے خلاف اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حق میں، اور جو فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مخصوص نشستوں پر 1 مارچ 2024 کو دیا تھا، ان دونوں کو معطل کیا جاتا ہے۔ لیکن اس میں انہوں نے کہا کہ یہ کلیریفیکیشن ضروری ہے، وضاحت کہ جو انٹرم آرڈر ہے اس کا تعلق صرف ڈسپیوٹڈ سیٹس پہ ہے جو سنی اتحاد کونسل کی کسی اور جماعت کو دے دی گئی ہیں، اور جو ریزروڈ سیٹس ہیں اوور اینڈ ابو جو دی گئی تھیں دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو۔ اور ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو پروسپیکٹیولی جو ہے یہ معطلی ہوگی، یعنی کہ آج سے اس کا اطلاق ہوگا کہ یہ لوگ کیونکہ اس سے پہلے بھی ووٹ ڈال چکے ہیں، انہوں نے صدر پاکستان کے انتخاب میں ووٹ ڈالا، انہوں نے سینٹ آف پاکستان کے الیکشنز میں ووٹ ڈالا، لہٰذا جو پہلے ہو چکا اس کو معطل نہیں کیا گیا، ورنہ تو ظاہر ہے کہ پھر صدر کا جو عہدہ ہے اس کے اوپر بیٹھا ہوا شخص وہ بھی مشکوک ہو جاتا، جو سینیٹرز الیکٹ ہو گئے ہیں جو نہیں ہو پائے ان کے سارے معاملات جو ہے وہ بھی کھل جاتے۔ تو ایک تو فرام ٹوڈے اس کو کر دیا گیا، اور ساتھ ہی یہ کہا گیا کہ جو سوالات ہیں جن کی کانسٹیٹیوشنل تشریح، آئینی تشریح درکار ہے، وہ سیکشن 4 سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت وہ لارجر بینچ کے سامنے رکھے جائیں گے، اور اپیل جو ہے اس کی لارجر بینچ ٹو ہیئر دی اپیلز کہ وہ اس معاملے کے اوپر فیصلہ کرے، وہ کمیٹی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت کہ کیا کرنا ہے اس کا۔ اینڈ ٹورڈز دی اینڈ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس سارے معاملے پر جو بیرسٹر گوہر ہیں انہوں نے ایک تو یہ 2/3 اکثریت کا کہا کہ اس سے محروم ہو گیا حکمران اتحاد، اور یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ ہمارے موقف کی تائید ہے، ہماری مخصوص نشستیں دوسری جماعتوں کو دے دی گئی تھیں، اس سارے عمل میں ہم کہتے رہے کہ ہمارے ساتھ غیر آئینی سلوک ہوا ہے۔ بیرسٹر گوہر نے یہ بھی کہا کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو اس کی جیتی نشستوں سے زائد نشستیں نہیں مل سکتی، اور یہی موقف تھا کہ سپریم کورٹ کو فیصلہ کرنے دیں، عدلیہ پر اعتماد ہے، عدلیہ کا احترام ہے، لیکن ساتھ انہوں نے کہا کہ ہمارے کسی کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو رہے، یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کا مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں ہے، کہ کوئی شاخسانہ مذاکرات کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، اس کی بنیاد پر نہیں آیا یہ فیصلہ۔ حکومت جو ہے وہ اب 2/3 اکثریت سے محروم ہو گئی ہے، ہماری 78 نشستیں 78 سیٹس جو ہیں وہ دوسری جماعتوں کو دی گئی، یہ اوورال پورے پاکستان کی بات کر رہے ہیں، جتنے بھی ریزرو سیٹس ان کے حصے کی بنتی تھیں، اور الیکشن کمیشن کا انہوں نے کہا کہ آرڈر غیر آئینی تھا۔ ان سیٹوں کی بنیاد پر حکومت 2/3 اکثریت کا دعویٰ کر رہی تھی، اور ظاہر ہے کہ وہ اس میں جو سلمان اکرم راجہ انہوں نے بھی کہا کہ آئین کو بگاڑنے والوں کو شکست ہوئی ہے، عدلیہ جو ہے وہ آئین پاکستان اور جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہے، اب دیکھیں کب تک کھڑی ہے، کب تک کھڑی رہتی ہے۔ 3 جون سے آنورڈ یہ معاملہ روزانہ کی بنیاد پر اس کی سماعت ہوگی، اور 1 مہینے تک یہ معاملہ نمٹا دیا جائے گا۔ فی الوقت لگتا یہی ہے کہ سپریم کورٹ کے اس تحریری فیصلے کے بعد حکمران اتحاد آئین سازی نہیں کر پائے گا، قانون کے لیے ان کے پاس سادہ اکثریت موجود ہے، قانون سازی وہ کر سکتے ہیں، البتہ اگر کوئی آئین میں تبدیلی کرنی ہے، کوئی جوڈیشل پیکیج لانا ہے، کوئی جس قسم کا کام کرنا ہے، وہ فی الوقت ممکن نظر نہیں آتا۔ تو ایکسٹینشن والا معاملہ وہ تو فی الوقت جو ہے وہ بیک برنر پر چلا گیا۔ یہ ہے جناب ڈیٹیلز، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔